चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन पढ़ने के लिए हमें कुछ जानकारियों का होना बहुत आवश्यक है। संबंध रिलेशन होता है और फलन क्या होता है, फंक्शन होता है। सबसे पहले एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं संबंध एवं फलन, यानी कि हम किस तरीके से संबंध एवं फलन को पढ़ सकते हैं। संबंध एवं फलन में हमें आवश्यकता होगी समुच्चय की और समुच्चय के अवयव की। सबसे पहले हम जानकारी कर लेते हैं कि समुच्चय क्या होता है या समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है संबंध के रूप में कि ए कामा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए बी का भाई है। अब इसका मतलब क्या है, ये संबंध बता रहा है। जैसे ए कामा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए बी का भाई है। ए कामा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए बी की बहन है। ए कामा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी ऑफ ए की आयु बी की आयु से अधिक है। ये सभी क्या बताया जा रहे हैं, संबंध बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ अगर देखा जाए तो स्मॉल ए बी सभी जगह पर है और इसी स्मॉल ए बी का संबंध अलग अलग दिखाया गया है। यहाँ पर ए बी को कहा गया ए बी का भाई है, इसके बाद ए बी को कहा गया ए बी की बहन है। ए बी कहा गया है कि ए की आयु बी की आयु से बड़ी है, अधिक है, छोटी है, बड़ी है। ये सभी क्या हैं, संबंध होंगे। इसी तरीके से संबंध हमको मिलेंगे। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि ए बी का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और कैपिटल ए बी का प्रयोग कब, क्यों, कैसे, कहाँ करना है। यहाँ पर ये देखना है कि जो स्मॉल लेटर में मिलेंगे वो अवयव कहलाएंगे और जो कैपिटल लेटर में मिलेंगे जैसे कि ए क्रॉस बी, ए से लेकर जेड तक जितने भी कैपिटल लेटर में वर्ड्स रहेंगे वो समुच्चय कहलाएंगे और स्मॉल लेटर में ए से लेकर जेड तक जितने भी रहेंगे वो समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। अब देखते हैं कि समुच्चय किस तरीके से है। समुच्चय क्या है, समुच्चय में कुछ अवयव निर्धारित करते हैं जितने ए बराबर ए कामा बी कामा सी कामा डी जेड तक जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो यहाँ पर ए कहलाएगा समुच्चय और स्मॉल ए बी सी डी क्या कहलाएंगे, समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। यानी ये समुच्चय कहलाएगा। कैपिटल लेटर में जितने भी मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, समुच्चय कहलाएंगे और स्मॉल लेटर में जितने भी वर्ड्स मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, जितने भी मिलेंगे वो कहलाएंगे अवयव। तो यहाँ पर हमको देखने हैं कुछ समुच्चय के बारे में। समुच्चय में एक समुच्चय होता है परिमित समुच्चय। अब परिमित समुच्चय क्या होता है, जिनके अवयवों की संख्या सीमित होती है उन्हें क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बी सी डी। अब इसमें निश्चित है, निर्धारित है कि ए बी सी डी के अलावा कुछ और नहीं लिखा है। तो ये कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। और दूसरा समुच्चय पढ़ना है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, जिनमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है, निर्धारित नहीं होती है, वो क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पर पता नहीं है कि ए से लेकर जेड तक है कि ए से लेकर के ओ तक है, जे तक है, कुछ पता नहीं है कहाँ तक है, आई तक है, के तक है, कुछ नहीं पता है। तो इसका मतलब ये कैसा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। एक अगला समुच्चय है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या कुछ नहीं होती है, यानी कि खाली होता है समुच्चय। समुच्चय को करली ब्रैकेट के अंदर यानी करली ब्रैकेट में ही लिखना है, तभी वो माना जाएगा कि समुच्चय है, नहीं तो वो माना जाएगा कि समुच्चय का अवयव है। अब ये कैसा ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, कुछ लिखा है नहीं लिखा है, इसका मतलब ये कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। या इसको फाई से भी दिखाया जाता है। जहाँ पर फाई मिले वहाँ पर समझिए कि ये रिक्त समुच्चय प्रदर्शित कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर रिक्त समुच्चय के बाद संबंध एवं फलन पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन 1.1 में किस तरीके से आ सकते हैं। 1.1 में आएंगे क्वेश्चन इस प्रकार से कि निम्नलिखित में तुल्यता संबंध स्थापित कीजिए। तुल्यता संबंध स्थापित किस प्रकार से करना है ये देखते हैं। तो तुल्यता संबंध होता क्या है, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है, तुल्यता संबंध कहा जाता है। तो हमें पहले ये जानकारी करनी पड़ेगी
कि स्वतुल्य क्या होता है, यह किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से जांच की जाती है, सम्मित की जांच किस प्रकार से करी जाएगी, संक्रामक की जांच किस प्रकार से करी जाएगी। तो हम देखते हैं कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक किस प्रकार से लगाया जाता है। तो नंबर 1 की बात करते हैं, कौन सा है, स्वतुल्य। स्वतुल्य में एक अवयव की आवश्यकता होती है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पहला अवयव ए ही हो, स्मॉल लेटर के कोई भी अवयव लिए जा सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक। अब जैसे यहाँ पर लिखे हैं, माना कोई स्मॉल ए यानी कोई अवयव ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये है कि कैपिटल ए यानी समुच्चय के अंतर्गत कितने अवयव हैं, ए बी सी डी कुछ भी अवयव हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक अवयव लिया गया है किसके लिए, ए के लिए, यानी ए लिया गया है किससे, समुच्चय ए से, यानी ए बिलोंग्स टू ए। माना ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर हो तो संबंध स्वतुल्य होता है। संबंध क्या होता है, स्वतुल्य होता है। यानी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्वतुल्य किस प्रकार से बनाया जाता है। अब अगर देखा जाए तो स्वतुल्य में कितने अवयव की आवश्यकता होती है, सिर्फ एक अवयव की। वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, यानी कोई भी एक अवयव हो सकता है। कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, ठीक है ना, कोई नाम हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्वतुल्य किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे ए कामा ए हो गया, A1 कामा A1 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर आर का मतलब है रिलेशन, यानी कि ए से कोई संबंध रखता है। A1 कामा A1 बिलोंग्स टू आर, यानी A1 A1 से संबंध रखता है। कैसा संबंध रखता है, संबंध किसी भी प्रकार का हो सकता है। किताब का कॉपी से संबंध, कलम का कॉपी से संबंध, भाई का बहन से संबंध, किसी भी प्रकार के कोई भी दो अवयवों का संबंध बिलोंग्स टू क्या लिखा जाता है, आर लिखा जाता है। अभी कहा जाए 1, एक अवयव है 1 कामा 2 कामा 3, ए इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3 है, और कहा जाए कि स्वतुल्य की कंडीशन बनाइए। सिर्फ इसमें से स्वतुल्य की स्थिति को बनाइए। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे संबंध दिखाना पड़ेगा। और ये अब ये ए क्या है, समुच्चय। हर समुच्चय से ही संबंध बनाना संभव है, यानी आर निकालने के लिए हमें कोई समुच्चय प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर समुच्चय क्या है, समुच्चय है ए, और अवयव क्या है 1 2 3। कहा क्या जा रहा है कि स्वतुल्य की कंडीशन बनाइए। स्वतुल्य बहुत छोटा है, लेकिन अगर एक बार बड़े से समझा दिया जाए तो लगाने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। तो स्वतुल्य क्या कहा जा रहा है, हमने कहा कि इसमें कोई अवयव रहेगा, उसके बाद हमको संबंध स्थापित करना पड़ेगा कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है कि नहीं है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 2 3 दिया गया और सिर्फ कहा गया है कि स्वतुल्य बना करके दिखाइए। तो यहाँ पर क्या जानते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या होता है, आर, यानी आर के अवयव हैं। तो आर इज इक्वल टू अगर 1 का बनाना है तो ये क्या बनेगा 1 कामा 1 कामा, अगर 2 का बनाना है 2 कामा 2, अगर 3 का बनाना है 3 कामा 3। हम इसको इस प्रकार से नहीं बना सकते हैं, आर इज इक्वल टू 1 कामा 2, यानी 1 का 2 से, और 1 कामा 3 इस प्रकार से नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो अवयव यहाँ पर रहे वही अवयव यहाँ पर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यह स्वतुल्य कहलाएगा और कुछ नहीं कहा जा सकता इसके लिए। तो यहाँ पर ये स्वतुल्य की कंडीशन नहीं होगी। स्वतुल्य 1 कामा 1 2 कामा 3 2 कामा 2 3 कामा 3, यानी वही अवयव क्रमित युग्म के रूप में मिलें तो ये कहलाता है कि स्वतुल्य है। तो आगे देखते हैं, स्वतुल्य इस तरीके से हमको बनाना है, चाहे वो ए से मिले, ए से लेकर जेड तक कुछ भी अल्फ़ाबेट स्मॉल में लिखा रहे तो क्या कहलाएगा,
वो कहलाएगा स्वतुल्य है। अब अगर इन कंडीशन को हमको अलग अलग दिखाना हो कि क्या ये स्वतुल्य दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है, तो यहाँ से पहला अवयव उठाएंगे 1, 1 लिया गया है किससे, आर से, तो 1, 1 इज बिलोंग्स टू आर, 1, 1 से संबंध रखता है, यानी कि आर के अंतर्गत 1, 1 पाया गया है, इसलिए ये बिलोंग्स टू आर है। अगर 1, 1 इसके अंतर्गत नहीं होता तो यहीं पर लिख देते नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1, 1 बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है। इसी तरीके से और कंडीशन देखेंगे, जैसे अभी कहा जाए कि x, y, z ए यहाँ पर क्या है, एक समुच्चय है। समुच्चय इस तरीके से है कि यहाँ से इसको हम दिखा सकते हैं कि ये a है और यहाँ पर r इज इक्वल टू x, x अगर बनाए तो बनेगा क्या, एक स्वतुल्य की कंडीशन बनेगी। और अगर बनाना चाहें तो क्या बनेगा, y, बनेगा। अगर z का बनाना चाहें तो z, यानी कि क्रमित युग्म में जो लिखे जाएं दोनों परस्पर क्या होने चाहिए, समान ही होने चाहिए। समान कंडीशन के अवयव मिलेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, स्वतुल्य कहेंगे। अब यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, वो ए हो सकता है a, के रूप में लिखा जा सकता है, b, के रूप में लिखा जा सकता है, a1, के रूप में लिखा जा सकता है, x, y, 1, 1 यानी अंकों के रूप में लिखा जा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो अवयव पहले हो वही अवयव बाद में रहे तो वो स्वतुल्य कहलाता है। अब हमें कोई भी अवयव मिलेगा, दोनों अवयव अगर समान मिलेंगे तो हम कह देंगे या हम बना लेंगे स्वतुल्य की कंडीशन। तो हम कहेंगे कि R क्या है, स्वतुल्य है। नंबर दूसरा देखते हैं, सममित। नंबर दूसरा क्या है, सममित। और सममित में क्या होता है, सममित के लिए दो अवयव का होना आवश्यक है। सममित कैसे दिखा सकते हैं, ले लेते हैं दो अवयव, माना a1, a2, ये कोई दो अवयव हैं किसके, समुच्चय के। तो माना a1, a2 बिलोंग्स टू कहाँ से, एक समुच्चय, कैपिटल में दिखाएंगे वो समुच्चय कहलाएगा। इतने का मतलब है कि a इज इक्वल टू a1, a2, यानी a के अवयव कौन कौन से लिए गए हैं, a1, a2। तो इस तरीके से उसको हमको दिखाना पड़ता है। माना a1, a2 a के दो अवयव हैं, और भी a में अवयव हो सकते हैं, लेकिन हमें सममित के लिए सिर्फ दो अवयव की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं किस प्रकार से सममित दिखाया जा सकता है। सममित दिखाने के लिए क्या करेंगे, माना a1, a2 बिलोंग्स टू a है, तो यहाँ पर a1, a2 बिलोंग्स टू क्या होगा, r। a1, a2 बिलोंग्स टू r implies that a2, a1 बिलोंग्स टू r आना चाहिए। अगर ये कंडीशन, ये स्थिति अगर आती है संबंध में तो हम कहेंगे कि यह सममित है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखा जाए, r इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4। तो बताना है इस प्रकार से अवयव मिलेंगे या हमको बनाने रहेंगे, और इसी में से हमको बताना है कि क्या ये सममित है कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1, 1 है, इससे हम क्या देखते हैं, ये किसकी कंडीशन है, स्वतुल्य की कंडीशन, क्योंकि दोनों अवयव इसमें हैं। अब इसके आगे चलते हैं, पहले वाले को a1 मानते हैं, दूसरे वाले को a2 मानते हैं। तो a1, a2, तो a1 की जगह पर कितना हो जाएगा, 1, यानी 1, 2 बिलोंग्स टू r। 1, 2 बिलोंग्स टू कहाँ पर लिया गया है, r पर लिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू r। अब इम्प्लाइज दैट, देखिए फार्मूला यहाँ पर है, एग्जाम्पल यहाँ पर है।
फार्मूला क्या है कि 2 अवयव लेने पड़ेंगे, हमने 2 अवयव ले लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 2 अवयव को इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, पहले वाले अवयव को A1 मानना पड़ेगा, दूसरे वाले अवयव को A2 मानना पड़ेगा। तो हमने इसको A1 मान लिया और इसको A2, तो A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R, A1 के स्थान पर 1 रख दिया और A2 के स्थान पर 2 रख दिया। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू 1 लिए हैं और A2 इज इक्वल टू कितना लिए हैं, 2 लिए हैं। तो A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R आ गया है। इम्प्लाइज दैट, ये अपने आप से हमको लगाना पड़ेगा, इम्प्लाइज दैट A2 कामा A1, A2 का मतलब 2 कामा A1 का मतलब 1 बिलोंग्स टू R। तो हमने देखा कि 1 कामा 2 तो यहाँ पर है, लेकिन इस पूरे अवयव में 2 कामा 1 नहीं है। यदि 2 कामा 1 यहाँ पर कहीं भी लिखा होता तो वो बिलोंग्स टू R था, लेकिन 2 कामा 1 कहीं पर नहीं है, इसलिए ये नॉट बिलोंग्स टू R रहेगा और हम कहेंगे कि यह सममित नहीं है। आगे देखते हैं, सममित की कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो हम लास्ट में लिखते हैं अतः R सममित है। अभी क्वेश्चन जब लगाए जाएंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, केवल प्रैक्टिस करते रहिए, आ जाएगा। तो नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है संक्रामक। अब संक्रामक क्या होता है? संक्रामक में 3 अवयव की आवश्यकता होती है। स्वतुल्य में 1 अवयव, सममित में 2 अवयव और संक्रामक में 3 अवयव की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं 3 अवयव कोई भी, यहाँ पर माना A1 कामा A2 कामा A3 बिलोंग्स टू पहले समुच्चय यानी कि A में। इसके बाद हमको R की कंडीशन बनानी पड़ेगी। इसके लिए क्या करते हैं के लिए ध्यान से देखिए कि संक्रामक किस तरीके से बनाया जाता है। 1 2 3 यानी 3 अवयव लिए गए हैं, तो इसको इस तरीके से दिखाना पड़ता है A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R तथा A2 कामा A3 बिलोंग्स टू R। इम्प्लाइज दैट का मतलब है इंगित करता है या आना चाहिए या प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है कि अगर A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R हो, A2 कामा A3 बिलोंग्स टू R हो, तो A1 कामा A3 बिलोंग्स टू R अगर होगा तो R क्या होगा? संक्रामक होगा। तो हम कहेंगे कि R क्या है? संक्रामक है। अब जैसे यहाँ पर A1 A2 A3 लिया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि A1 A2 A3 लिया ही जाए, हम यहाँ पर X Y Z का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन किस तरीके का है। जैसे X Y Z बिलोंग्स टू, यहाँ पर अगर A करें तो क्या आएगा? पहला कामा दूसरा यानी X कामा Y बिलोंग्स टू R। उसके बाद क्या लिखेंगे? तथा A2 A3 यानी दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा? Y कामा Z बिलोंग्स टू R। इम्प्लाइज दैट क्या आना चाहिए? A1 कामा A3 पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, तो यहाँ पर हो जाएगा X कामा Z इज बिलोंग्स टू R। अगर इतनी कंडीशन आ जाती है तो R संक्रामक है। अभी 1-2 क्वेश्चन के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये हो गई संक्रामक की कंडीशन। अब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक अगर तीनों ही कंडीशन आ जाती है, यानी R स्वतुल्य है, R सममित है और R संक्रामक है, तो हम कहते हैं कि अतः R तुल्यता संबंध स्थापित करता है। प्रश्नावली 1.1 में क्या है? पहला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं कि नहीं है। यानी हमें बताना है, जांच करनी है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हैं कि नहीं है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करने के लिए हमें आवश्यकता होगी समुच्चय की, यानी A बराबर B बराबर C बराबर होना चाहिए, और ज़रूरत पड़ेगी किसकी? R की। यानी पूरे 1.1 में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करनी है, और इस जांच में हमें किसी भी क्वेश्चन में
सिर्फ एक काम करना है, ए का और आर का पता लगाना है। ए का मतलब समुच्चय क्या दिया गया है, आर का मतलब कैसा संबंध स्थापित करता है। यानी क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ते पढ़ते ये पता करिए कि क्या हमें ए प्राप्त हुआ, यानी कोई समुच्चय प्राप्त हुआ। कोई ज़रूरी नहीं कि ए हो सकता है, कैपिटल में ए से लेकर जेड तक जो भी मिलेगा वो समुच्चय कहलाएगा। तो कहने का मतलब हमें समुच्चय चाहिए और समुच्चय का संबंध। पूरे क्वेश्चन को पढ़िए और साथ में अपने आप से पता करते रहिए कि क्या समुच्चय ए मिला, क्या संबंध आर मिला। अगर मिल गया तो वहीं से हम जांच करेंगे स्वतुल्य की, सममित की और संक्रामक की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो समुच्चय ए पहले से ही दे दिया गया। ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 डॉट डॉट 13 14। यहाँ तक पहले नोट कर लेते हैं कि हमें 1.1 संबंध एवं फलन का पहले का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 13 to 14। यहाँ आप लिखेंगे ए करली ब्रैकेट 1 2 3 डॉट 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 13 14। अब इसके बाद यहाँ पर में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। आर को परिभाषित किया गया और आर हमको खुद से निकालना है। तो यहाँ पर आर पहले परिभाषित किस तरीके से है इसको देखते हैं। आर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स कामा वाई। अब ये जो है सच दैट भी बोला जाता है, ऑफ भी बोला जाता है। तो आप चाहे सच दैट बोलिए या ऑफ बोलिए। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स वाई ऑफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमको इसी इतनी कंडीशन से स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करनी है। तो हमने कहा कि ए पता करना है और आर, तो ए तो पता चल गया, अभी आर में एक्स और वाई हमको निकालना पड़ेगा। देखते हैं कितना आता है। ए निर्धारित किया गया है कितना 1 2 3 डॉट डॉट 13 to 14, यानी ए का मान 1 से लेकर के 14 तक हो सकता है। अब यही हमको निर्धारित करना है कि यहाँ पर क्रमित युग्म बनाए एक्स कामा वाई का कुछ मान निकालें। कहाँ से एक्स कामा वाई का मान निकलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 से। देखते हैं क्या निकलता है। सबसे पहले नोट करते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, माइनस वाई को उधर भेज देते हैं। वाई को हमेशा इधर रखिए लेफ्ट साइड में, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 3x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -3x। अब ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू 3x। पूरे संबंध और फलन में हमेशा y बराबर ही निकालने का प्रयास कीजिए, तो इससे थोड़ा आसानी रहती है। y इज इक्वल टू 3x। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब x बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 13 to 14 तक रखना है। हमें 1 से 14 के अंतर्गत ही कोई अवयव, कोई युग्म प्राप्त करना है। इससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते हैं। तो पहले हम x बराबर पहला अवयव रखते हैं। x इज इक्वल टू 1 रखने पर इसी में बार बार रखना है। तो x इज इक्वल टू 1 अगर रखा जाए तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के स्थान पर हो गया 1। तो y 3 का 1 मल्टीप्लाई कितना हो गया 3। जब हमें क्या चाहिए, एक क्रमित युग्म चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि x कामा वाई चाहिए। तो x कामा वाई, x इज इक्वल टू कितना रखे हैं, x इज इक्वल टू रखे हैं 1। तो y इज इक्वल टू कितना आया 3, यानी पहला क्रमित युग्म हमको मिल गया है। इसी तरीके से और निकालेंगे। x बराबर 1 रखे हैं, अभी क्या रखेंगे 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, डॉट डॉट ऐसे रखते चले जाएंगे। x बराबर 1 रखे हैं, अब रखते हैं x बराबर 2 रखने पर रखते हैं। x इज इक्वल टू 2 रख दिया गया है, तो कहाँ रखेंगे, इसी में ही रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के स्थान पर कितना हो जाएगा 2। y इज इक्वल टू 3 2 जा हो जाएगा 6। अब x इज इक्वल टू 2 रखे हैं तो y इज इक्वल टू कितना निकल कर आया
6, ये दूसरा क्रमित युग्म हो गया। x बराबर कितना रखे हैं 2। अब रखते हैं x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 रखेंगे, कहाँ से पता चल रहा है कि 1 2 3 रखेंगे, यहाँ से पता चल रहा है कि 1 2 3 4 डॉट डॉट तब तक रखते रहो जब तक कि 14 या 14 से कम तक, यानी कि 14 से ज़्यादा नहीं आएगा, 14 तक ही इसमें हमको काम करना पड़ेगा। तो हम ऐसे रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर रखे हैं x इज इक्वल टू 3, इसी में बार बार रखना है। तो यहाँ पर रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 और x के स्थान पर हो गया 3, वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 रखे हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। हमेशा x पहले रहेगा और y बाद में रहेगा, इसी को ही कहा जाता है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है, x y का ऐसा युग्म जिसमें कोई अवयव प्राप्त हो, वही क्या कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। तो x इज इक्वल टू 3 रखे हैं, अब रखते हैं x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 रखे हैं किसी में, इसी में रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के स्थान पर y इज इक्वल टू 3 रखने पर y इज इक्वल टू 3x है, तो 3 इंटू एक्स के स्थान पर 4 हो गया। y इज इक्वल टू 3 में 4 से अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो कितना आ जाएगा 12। तो जब हमने x इज इक्वल टू 4 रखा तो y इज इक्वल टू कितना निकल कर आया, आ गया है 12। ये मिल गया तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रमित युग्म मिल गया। अभी और रखेंगे, अब क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू कितना रखा गया है, x इज इक्वल टू रखा गया 4। अब रखते हैं x इज इक्वल टू 5 रखने पर, और 5 रखते हैं तो कितना आता है, इसी में फिर से रखना है, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के स्थान पर कितना हो जाएगा 5, y इज इक्वल टू 3 का 5 में मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 15। लेकिन ये 15 अगर यहाँ पर 5 इंटू कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे तो 15 मान्य नहीं है, क्योंकि 1 से कहाँ तक आना चाहिए 14 तक ही आना चाहिए, और कितना आ गया 15, इसलिए इसको हम नहीं रख सकते हैं। अब हम क्या बनाएंगे r, यानी r कैसे बनाना, r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई। तो x कामा वाई कितनी बार मिला है, x कामा वाई एक्स कामा वाई एक्स कामा वाई और x कामा वाई, इतने को हमको r के रूप में दिखाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि r में कितने प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे r इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, कितने युग्म प्राप्त हुए हैं, पहला युग्म है क्या 1 कामा 3, दूसरा है 2 कामा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कामा 3, दूसरा 2 कामा 6, तीसरा क्या है 3 कामा 9। तो यहाँ लिखेंगे 3 कामा 9, और चौथा है, चौथे में क्या है 4 कामा 12। यानी ये जितने भी हैं यही होते हैं क्रमित युग्म, और इसी से पता लगाया जाएगा संबंध एवं फलन के बारे में, यानी कि स्वतुल्य, समित और संक्रामक की हम जांच यहीं से कर पाएंगे। तो देखते हैं किसकी जांच करनी है, नंबर 1 स्वतुल्य की। तो लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए कितने अवयव की आवश्यकता होती है, होती है 2 अवयव की, नहीं 1 अवयव की, 1 अवयव की आवश्यकता होगी। तो हम क्या कर, हमारे पास कितने अवयव हैं अगर हम देखें तो a इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना है 13 कामा 14, यहाँ तक हमारे पास अवयव हैं। अब हम पहले अवयव को a मान लेते हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, अगर हम 1 बिलोंग्स टू a कहें, है भी 1 a से लिया गया है, तो कैसे लिखना पड़ेगा कि 1 लिया गया है किससे, a से, 2 लिया गया है किससे, a से, 3 लिया गया है a से। इन्हीं तीनों अवयव की भी देखी जाए तो आवश्यकता हो सकती है, और भी अवयव की आवश्यकता होगी। जिन अवयव की आवश्यकता होगी वो बिलोंग्स टू क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। तो हमें 1 की आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि स्वतुल्य के लिए 1 अवयव चाहिए, सम्मित के लिए 2 अवयव चाहिए, संक्रामक के लिए 3 अवयव चाहिए। तो स्वतुल्य के लिए पहला अवयव यहाँ से ले लेते हैं 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू a के लिए, 1 बिलोंग्स टू a के लिए कितना है, यहाँ पर लिखेंगे क्या जानते हैं स्वतुल्य में, a कामा a बिलोंग्स टू r। तो a का मतलब कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कामा 1 बिलोंग्स टू r। अब ये चेक करा जाएगा कि क्या r में, यही तो है बिलोंग्स टू r में 1 कामा 1 है कि नहीं, कहीं पर है 1 कामा 3 है, 1 कामा 1 नहीं है। तो यहाँ पर हमको पहले फार्मूले के आधार पर लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखेंगे 1 कामा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r। अगर बिलोंग्स टू r होता तो कहते कि स्वतुल्य है, नॉट बिलोंग्स टू r है, लिखेंगे अतः r स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद नंबर दूसरा, इसमें जांच करेंगे
सममित की, तो यहाँ पर लिखेंगे सममित के लिए। सममित के लिए दो अवयव की आवश्यकता होगी और हमेशा सममित को यहीं से नोट करिए। सममित कैसे दिखाएंगे? पहले अवयव को a1 मानेंगे, दूसरे अवयव को a2। तो a1 बराबर 1, तो यहाँ लिख लेते हैं a1 इज इक्वल टू 1 और a2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a2 इज इक्वल टू 3। अगर हम बात करें कि सममित क्या होता है या किस तरीके से निकाला जाता है, तो कहते हैं कि दो अवयव की आवश्यकता होती है और a1 कामा a2 बिलोंग्स टू r होता है, इम्प्लाइज दैट a2 कामा a1 बिलोंग्स टू r आना चाहिए। ये समझने के लिए है कि हमको किस तरीके से लगाना है। फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूले को यहाँ पर रख दिया गया है। तो a1 कामा a2 बिलोंग्स टू r। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि सममित में दो अवयव चाहिए, तो पहले अवयव क्या मिले 1, दूसरे अवयव क्या मिले 3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 कामा 3 बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग करेंगे? अगर ब्रैकेट लगा दें तो r में, अगर बिना ब्रैकेट के है तो ये अवयव हैं, यानी अलग अलग लिखे रहें तो अवयव हैं, क्रमित युग्म में लिखे रहें तो संबंध हैं। तो 1 और 3, 2 नहीं लिया जाए क्योंकि पहले अवयव को a1 दूसरे अवयव को a2। यहाँ पर a2 दूसरा अवयव कितना है 3 है, इसलिए हम a2 दूसरे 3 को ही मानेंगे। तो यहाँ पर 1 कामा 3 कहाँ से लिया जा रहा है? a से। तो 1 कामा 3 बिलोंग्स टू a के लिए a1 कामा a2 बिलोंग्स टू r। तो a1 के स्थान पर 1 रखेंगे, a2 के स्थान पर 3 रखेंगे, तो लिखेंगे 1 कामा 3 बिलोंग्स टू r। अब इम्प्लाइज दैट देखते हैं, 1 कामा 3 रख दिया गया है, a2 यानी कि 3 और a1 यानी कि 1, 3 कामा 1 बिलोंग्स टू r आना चाहिए। अब देखते हैं 1 कामा 3 r में है, 1 कामा 3 r में है। अब उसके बाद 3 कामा 1 r में है, 3 कामा 1 r में नहीं है। तो यहीं पर जो बिलोंग्स टू r है वो क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू r। और यहाँ पर लिखेंगे अतः r सममित नहीं है। इसके बाद नंबर 3 जांच करेंगे संक्रामक की। तो यहाँ पर लिखें संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए कितने अवयव चाहिए? 3 अवयव। तो 3 अवयव कौन से हो सकते हैं? ऐसे नहीं कि आगे से यहीं से नोट कर लिए 3 अवयव। वो 3 अवयव कौन से हो सकते हैं वो हमको यहाँ से पता करना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि संक्रामक किस तरीके से निकाला जाता है या संक्रामक होने का सूत्र क्या है। संक्रामक होने का सूत्र है a1 कामा a2 कामा a3 बिलोंग्स टू a के लिए क्या होता है? a1 कामा a2 बिलोंग्स टू r तथा a2 कामा a3 बिलोंग्स टू r implies that a1 कामा a3 बिलोंग्स टू r आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि r संक्रामक है। तो सबसे पहले हमको 3 अवयव का चुनाव करना पड़ेगा। अब 3 अवयव किस तरीके के हैं वो पता करने पड़ेंगे। अभी हमने यहाँ से a1 a2, तो यहाँ पर वही चल जाएगा। तो यहाँ पर a1 a2 पता है लेकिन a3 नहीं पता, उसको हमको पता करना पड़ेगा। जैसे कि जानते हैं कि a1 इज इक्वल टू 1 है, a2 इज इक्वल टू कितना निकला है अभी भी, a2 इज इक्वल टू 3 है, लेकिन a3 नहीं पता है। अब a3 पता करने के लिए हमें ये फार्मूला ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। जैसे a1 कामा a2, अब ध्यान से देखा जाए तो a2 कामा a3, ध्यान से देखना इसमें ये है कि a1 कामा a2 है और वही a2 आगे आ गया है, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन है, अगर a1 है 1, a1 कितना लिया गया 1 और a2 कितना लिया गया है 3। अगर a1 है 1 तो a2 कितना है 3 है। अब a2 3 ही रहेगा लेकिन a3 का पता नहीं है, यानी हमको r में, यहाँ पर r में ऐसे अवयव का चयन करना है जहाँ पर आगे कितना रहे a2, यानी कि a2 जो अवयव माना गया है, और a2 क्या माना गया है 3। अब देखते हैं कि कौन से क्रमित युग्म में 3 पहले मिलता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 कामा 3, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर क्या है 3 है।
तो A3 हमेशा कितना रहेगा, A2 ही रहेगा, और उसके बगल वाला क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। तो क्या पता चला, A3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर लिखेंगे A3 इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास 3 अवयव हो गए हैं। स्वतुल्य के लिए 1 अवयव, सममित के लिए 2 अवयव, संक्रामक के लिए 3 अवयव। तो कौन से अवयव हैं, 1 2 1 3 9। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 3 9 बिलोंग्स टू ए के लिए। शुरू करते हैं, कैसे लिखेंगे, A1 A2 बिलोंग्स टू आर। A1 A2 बिलोंग्स टू आर, तो A1 के स्थान पर कितना रखेंगे, 1। तो 1 3, A2 इज इक्वल टू 3 है, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर। अब इसके बाद क्या है, तथा, यहाँ पर लिखो तथा। यहाँ पर लिखा है A2 A3, तो A2 कितना है, A2 है 3, A3 कितना है 9, बिलोंग्स टू आर। अब इसके बाद यहाँ लिखने के बाद इम्प्लाइज दैट क्या लिखा है, A1 A3, यानी पूरे फार्मूले पर ही हमको चलना है। A1 A3, A1 कितना है, A1 है 1, A3 कितना है, A3 है 9। तो यहाँ लिखेंगे 1 9 बिलोंग्स टू आर। फार्मूले के आधार पर लिखने के पश्चात हमें पता करना पड़ेगा कि ये तीनों अवयव आर में आते हैं कि नहीं आते हैं। पहला क्या है, 1 3 बिलोंग्स टू आर। क्या 1 3 है। इसके बाद फिर दूसरा क्या है, 3 9 बिलोंग्स टू आर। क्या 3 9 है, 3 9 भी है। और तीसरा स्टेप में है 1 9 बिलोंग्स टू आर। क्या 1 9 है कहीं, नहीं है। तो अगर नहीं है तो यहाँ पर बिलोंग्स टू आर को क्या करना पड़ेगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब वो नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अतः आर संक्रामक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r इज इक्वल टू एक्स का करली ब्रैकेट x वाई ऑफ या सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस 4 द्वारा परिभाषित संबंध r। यानी क्या बताना है, इसको पढ़ करके हमें क्या प्राप्त करना है। हमने कहा कि पूरे क्वेश्चन को पढ़ करके पूरे 1.1 में सिर्फ हमको ये पता करना है कि समुच्चय क्या है, कि R क्या है। तो सबसे पहले हम समुच्चय का पता करते हैं। समुच्चय क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n, यानी जहाँ पर a होता है वहीं पर क्या है, n है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या का समुच्चय n। तो हमको समुच्चय जो मिला है वो कुछ नहीं मिला है, सिर्फ दिया गया है हिंट में कि जो समुच्चय है वो कैसा समुच्चय है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। यानी कि समुच्चय परिमित है कि अपरिमित। प्राकृतिक संख्या किससे है, n फॉर नेचुरल नंबर। तो n इज इक्वल टू, अब प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितना भी करना चाहें। सभी धनात्मक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। जीरो को छोड़कर सभी धनात्मक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करते जा। अच्छा ये बताइए, परिमित समुच्चय है कि अपरिमित। अगर इसमें अवयवों की संख्या सीमित है तो ये परिमित है, अगर असीमित है तो अपरिमित है। तो क्या ये सीमित है, नहीं, पता नहीं कहाँ तक है ना, डॉट डॉट सभी धनात्मक संख्या। तो ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। यहाँ पर n, जहाँ पर a मिलता था वहाँ पर n मिला है, और r क्या है, x y। जैसे कि यहाँ पर कहा गया r इज इक्वल टू एक्स वाई ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस 4 द्वारा परिभाषित है। तो हम इसको परिभाषित करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से निकालना है। जांच वही करनी है किसकी, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की। जांच करते हैं स्वतुल्य की, सममित की और संक्रामक की, और देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हमको लगाना है। सबसे पहले हमें मिल चुका है क्या, समुच्चय। दूसरे में हमें प्राप्त करने हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म किससे प्राप्त होते हैं, जो समीकरण दिया रहता है। समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और साथ में कंडीशन दी गई है कि जो x रखोगे क्या रहेगा, वो लेस रहेगा 4 से। भले से n 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक जा रहा है, सभी धनात्मक संख्या तक जा रहा है,
लेकिन x इज लेस फोर, बाउंडेशन कंडीशन लगा दी गई कि x का मान, जैसे x का मान 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी रख सकते हो, लेकिन x का मान क्या होना चाहिए, 4 से लेस होना चाहिए। तो 4 से लेस क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, लेकिन और नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ नेचुरल नंबर ही है, प्राकृत संख्या ही है, जीरो को नहीं ले सकते। इसलिए x इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 रखते हैं इसी में, और प्राप्त करते हैं क्रमित युग्म। लिखते हैं x इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो y इज इक्वल टू x के स्थान पर कितना हो जाएगा, 1 और प्लस 5, y इज इक्वल टू 1 5 6। तो एक क्रमित युग्म बना, क्या बना, x इज इक्वल टू 1 से y इज इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ, 6। अब इसके बाद x इज इक्वल टू 2 रखने पर, अब x इज इक्वल टू 2 रखा जाए तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 5, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7। तो x 2 रखा गया तो y कितना आया, 7 आ गया, दूसरा क्रमित युग्म मिल गया। अभी हमारे पास एक और है, तो x इज इक्वल टू 3 रखने पर, x इज इक्वल टू अगर 3 रखा जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स के स्थान पर 3 प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 5 8। तो जब हमने x इज इक्वल टू 3 रखा तो y का क्रमित युग्म कितना मिल गया, 8। अब और नहीं रख सकते हैं, हमारे पास समुच्चय में बहुत से अवयव हैं, लेकिन हम x इज लेस 4 के अंतर्गत ही लिखेंगे। तो x बराबर 1 2 3, 1 रखने पर एक युग्म ये बना, 2 रखने पर ये बना, और 3 रखने पर ये बना। अब हम क्या करेंगे, हम r को निर्धारित कर देंगे कि r में क्या क्या युग्म रहेगा। पहला युग्म क्या है, 1, 6, दूसरा युग्म क्या है, 2, 7, और तीसरा युग्म है 3, 8। अब इसी से r हमको पता चल गया है, अब इसी से हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करेंगे। नंबर 1 क्या होता है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में कितने अवयव चाहिए, एक अवयव। पहले अवयव को हम ले लेते हैं 1 बिलोंग्स टू। अब ये बताइए 1 बिलोंग्स टू क्या रहेगा, अभी तक तो 1 बिलोंग्स टू ए रहता है, लेकिन अब 1 बिलोंग्स टू क्या रहेगा, 1 बिलोंग्स टू रहेगा n, क्योंकि ए के स्थान पर दूसरा समुच्चय है, और वो कैसा समुच्चय है, प्राकृत संख्या का समुच्चय है। तो जहाँ पर 1 बिलोंग्स टू ए लिखते हैं, वहीं 1 बिलोंग्स टू क्या रहेगा, n के लिए। स्वतुल्य में क्या होता है, a बिलोंग्स टू r, तो a के स्थान पर 1, 1 बिलोंग्स टू r। अब चेक करते हैं कि क्या 1, 1 बिलोंग्स टू r है, यहाँ कहीं 1, 1 दिखाई दिया नहीं है, इसलिए ये बिलोंग्स टू r के स्थान पर क्या रहेगा, नॉट बिलोंग्स टू r। अगर नॉट बिलोंग्स टू r है तो यहाँ लिखेंगे अतः r स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद इसके आगे लगाते हैं, स्वतुल्य के बाद सम्मित। सम्मित के लिए क्या करते हैं, अब सम्मित लगाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे नंबर दूसरा सम्मित, और सम्मित के लिए कितने अवयव की आवश्यकता होती है, 2 अवयव की। लेकिन वो 2 अवयव निर्धारित कहाँ से होते हैं, r से। r क्या है, यहाँ पहले अवयव को a1, दूसरे अवयव को a2। तो यहाँ पर a1 इज इक्वल टू कितना है, 1, a2 इज इक्वल टू कितना है, 6। तो a1 इज इक्वल टू 1 और a2 इज इक्वल टू 6, ये 2 अवयव से हम सम्मित की जांच कर सकते हैं। तो 2 अवयव कौन कौन से मिले, 1, 6 बिलोंग्स टू a होता है, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, n के लिए। 1, 6 बिलोंग्स टू n के लिए। 1, 6 बिलोंग्स टू n के लिए हमें सम्मित का पता करना है, और सम्मित कैसे दिखाया जाता है, a1, a2 बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट a2, a1 बिलोंग्स टू r आना चाहिए। तो a1 a2, a1 की जगह पे 1, a2 की जगह पे कितना रखें, 6, a1 a2 यानी 1, 6 बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट a2 a1, a2 के स्थान पर कितना रहेगा, a2 के स्थान पर रहेगा 6, 1 बिलोंग्स टू r। अब इसके बाद यहाँ पर एक और लगा दिया जाता है परिभाषित करने के लिए कि फॉर एवरी, प्रत्येक कौन कौन से अवयव लिए गए कुल मिलाकर, 1, 6,
फॉर एवरी 1, 6 बिलोंग्स टू n लिख दिया जाए तो ठीक, नहीं लिख दिया जाए तो ठीक, केवल ये परिभाषित करने के लिए होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब सूत्र के आधार पर लिख लिया गया, ये केवल समझाने के लिए कि किस तरीके से हमको लिखना है। सूत्र के आधार पर लिख दिया गया। अब ये देखना है कि क्या ये दोनों बिलोंग्स टू आर हैं कि नहीं है। तो पहले क्या लिखा है 1, 6, 1, 6 इज बिलोंग्स टू आर। अब इसके बाद क्या चाहिए 6, 1, 6, 1 कहीं पर है नहीं है, इसलिए ये नॉट बिलोंग्स टू आर। और जब नॉट बिलोंग्स टू आर होगा तो क्या लिखेंगे, अतः आर सममित नहीं है। नंबर 3, अब आ जाएंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए कितने अवयव चाहिए, संक्रामक के लिए चाहिए 3 अवयव। तो यहाँ पर लिख देते हैं संक्रामक, और संक्रामक के लिए पता करते हैं 3 अवयव का। तो 2 अवयव तो पहले से पता है, कौन से, a1 इज इक्वल टू 1 और a2 इज इक्वल टू 6। तो ये हमेशा सम्मित से 2 अवयव मिल जाते हैं और तीसरे अवयव का पता करते हैं। तो अब हम देखते हैं 1, 6, अब कहीं पर 6 आगे है नहीं है, अब नहीं है तो इसका मतलब a3 नहीं मिल सकता है। जब a3 न मिले ऐसी कंडीशन में ये हम नहीं लगा सकते हैं, संक्रामक a1, a2, a3 यानी अंक के द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इसको हमको फार्मूले पर ही, यानी जो आर दिया गया है क्वेश्चन में उस पर ही लगाना पड़ता है। क्या दिया गया है एक्स वाई, तो वाई के बाद क्या आ जाएगा जेड, यानी ये पहला अवयव, दूसरा अवयव, 3 अवयव चाहिए। तो एक्स वाई है हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं जेड। a3 से अगर अंक से a3 नहीं मिले तो एक्स है, वाई है, और इसी के आधार पर हम यहाँ पर लिख लेंगे, नहीं है तो लिख लेंगे माना x, y, z बिलोंग्स टू n। एन ही चलेगा यहाँ पर क्योंकि प्राकृत संख्या के लिए है। अब अगर देखा जाए संक्रामक तो क्या लिखते हैं, ये पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, ये तीसरा अवयव, तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं संक्रामक के लिए x, y बिलोंग्स टू r। x, y का मतलब क्या होगा कि पहला अवयव दूसरा अवयव बिलोंग करता है। जैसे कि हमने कहा कि a1 इज इक्वल टू 1 है, a2 इज इक्वल टू कितना है 6 है, और a3 इज इक्वल टू नहीं निकल पाया, यानी a3 उसमें था ही नहीं r में। ऐसी कंडीशन जब आए तो क्या करना है, जैसे r दिया है, एक्स वाई दिया है, तो z मान करके बिलोंग्स टू करेंगे। अब a क्या होता है सम्मित के लिए, ये होता है a1, a2 बिलोंग्स टू r। तो हमने a1 के स्थान पर क्या रख दिया, रख दिया x, a2 के स्थान पर कितना रख दिया, यहाँ पर रख दिया y, तो a3 के स्थान पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z हो जाएगा। तो a1, a2 बिलोंग्स टू r, और तथा सूत्र क्या होता है a2, a3 बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट a1, a3 बिलोंग्स टू r आना चाहिए। फार्मूले को याद रखिए। तो यहाँ पर a1, a2 यानी x, y। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तथा अब हमारे पास तीसरा अवयव नहीं पता। तो जब भी a3 की बात आएगी, जब भी a3 की बात आएगी यानी a2, a3 लिखना है, तो a2 क्या है, a2 है y, a3 क्या है z। हमें तीसरा अवयव नहीं पता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे y, z। a3 पता ही नहीं था तो यहीं से क्या कर देंगे y, z इज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों z, क्योंकि तीसरा अवयव हमें ज्ञात नहीं है, तो हम इसीलिए उसके स्थान पर z माने हैं, और z बिलोंग्स टू r नहीं हो सकता है। इम्प्लाइज दैट जब ये बिलोंग नहीं है तो a1, a3, a1 का मतलब क्या होगा x, और a3 का मतलब क्या होगा तीसरा अवयव यानी कि z, ये भी नॉट बिलोंग्स टू r है, क्योंकि इसमें भी क्या जुड़ा है, इसमें भी जुड़ा है a3, और a3 हमारे पास नहीं है, तो इसमें भी जिसमें जिसमें भी a3 है वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः r संक्रामक नहीं है।